तो कल हम लोगों ने वैज्ञानिक विधि के अर्थ को डिस्कस किया था, उनके और भी एलिमेंट्स, उनके वैज्ञानिक विधि के क्या तत्व हैं, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि जो लोग भी इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, ये आपको एनटीए यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में और आपका सब्जेक्ट एजुकेशन अगर यदि है तो उसमें, और आप पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें इन सभी परीक्षाओं में रिसर्च एक महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसका हम किसी एक टॉपिक को नहीं लेके मतलब होल को पूरा पढ़ा रहे हैं, पूरा का पूरा, जिसमें से आपका सबका सब कवर हो जाए। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने अभी तक हम लोगों ने देखा कि रिसर्च क्या होता है, एजुकेशनल रिसर्च क्या होता है। एजुकेशनल रिसर्च के बाद हम लोगों ने साइंटिफिक मेथड के डेफिनेशंस पढ़ी हम लोगों ने। कल की डेट में हम लोगों ने परिभाषाएं पढ़ी थी, लुनबर्ग की परिभाषाएं पढ़ी थी, तो उसमें मैंने बताया था बहुत सी चीजें। फिर इसके बाद जो मतलब मैंने भी ऐसी डेफिनेशन लेकर आए थे जो एग्जाम में एग्जैक्ट पूछे जाते हैं। संभावनाएं होती हैं, 100% किसी भी चीज में हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन संभावनाएं होती हैं कि वो आपका पूछा जाएगा। इसी के साथ इसी के क्रम में कल की डेट में हम लोगों ने वैज्ञानिक विधि के तत्व क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं, उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, बहुत अच्छे से डिस्कस किया। आज उसी क्रम में हम लोग वैज्ञानिक विधि में जो है प्रतिमान, मॉडल्स का हम प्रयोग करते हैं। व्यावहारिकता में हम लोगों ने कल बात करी थी कि विधि क्या होती है और प्रविधि क्या होती है। तो विधि को हम लोग मेथड बोलते हैं और प्रविधि को हम टेक्निक बोलते हैं। तो मेथड के अंदर टेक्निक्स आते हैं। टेक्निक का मतलब होता है किसी भी ट्रिक से, किसी भी तरीके से किसी भी चीज को समझाना, वो टेक्निक होती है। कहते नहीं, जैसे खाना बनाते हैं तो खाना बनाते समय पूछते नहीं कि कौन सी विधि लगा दी है कि जो बहुत खाना अच्छा बना है, तो वहां पे थोड़ा सा हमारा वर्डिंग गलत है। कौन सी टेक्निक लगाई है कि इसमें टेस्ट आ गया है, बोलते हैं ना कौन सी टेक्निक। तो हिंदी में हम लोग विधि का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम लोग टेक्निक बोलते हैं। तो टेक्निक का शुद्ध हिंदी क्या होता है, प्रविधि। ठीक है, प्रविधि होती है, तो उसमें हम लोग प्रयोग करते हैं। तो उसको बनाने में हम एक खाका तैयार करते हैं। जो एक खाका तैयार करते हैं उसी को हम प्रतिमान बोलते हैं। इस प्रतिमान का प्रयोग सबसे ज्यादा आपने शिक्षण प्रतिमान के रूप में देखा होगा। क्लासरूम में जब कभी हम जाते हैं तो उससे पहले हम एक ढांचा या एक अपने माइंड में मेकअप करते हैं कि क्लास में हम जाएंगे तो बच्चे से सबसे पहले हम टॉपिक को नहीं बताएंगे, टॉपिक से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। भाई आज आप लोगों ने क्या खाया, आपने क्या घूमा टहला। पहले क्या करते, टीचर ये क्या करता है, बच्चों को क्लासरूम में एकदम एटमॉस्फेयर देता है कि भाई वो हमारे साथ थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि क्या खाया, क्या पिया, क्या ये सब बात किया। फिर इसके बाद आते हैं टॉपिक पे, कहते हैं कि चलो और टॉपिक पे चलते हैं। जब टॉपिक पे चलते हैं तो ये वहां मतलब क्लासरूम में एट अ टाइम नहीं बनाते, वो क्लासरूम से पहले ही लेसन प्लान बनाते हैं। आपने देखा होगा जो प्राइमरी की कक्षाएं होती हैं या जो जूनियर की कक्षाएं होती हैं, जो आपके साथ जुड़े हों उनसे आप पूछिएगा, जब गर्मियों की छुट्टी होती है तो गर्मियों की छुट्टी बच्चों की होती है, अध्यापकों की नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनसे कहा जाता है कि आपको जो टाइम अब मिला है, अब उसका क्या बनाइए, मॉडल बनाइए। मतलब क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वो पाठ्य प्रस्तावना, क्या कहते हैं उसको, जो लेसन प्लान, हाँ लेसन प्लान बनाइए। लेसन प्लान में जितने भी आप एक कौशल प्रयोग करोगे उसको वहां पर डिफाइन किया जाता है कि हाँ हम बच्चों को जाएंगे क्लासरूम में तो किस तरीके से पढ़ाएंगे। ये टीचर को ये वर्क भी दिया जाता है, ठीक है, ताकि कोई भी नया टीचर आए तो उस लेसन प्लान को उठाएगा तो उसको पता है कि कैसे पढ़ाना है, उसको वो टॉपिक आ जाएगा। तो ये होता है प्रतिमान। प्रतिमान का मतलब होता है एक सरल रूप से जो है एटमॉस्फेयर बना देना। तो हम इसमें देखेंगे कि वैज्ञानिक विधि में जो है सरल प्रतिमान का उपयोग किया जाता है। अब इसका जो भी प्रतिमान का हम लोग प्रयोग करते हैं वो व्यावहारिक होना चाहिए। व्यावहारिक का मतलब होता है हम भी यूज कर लें और हमारे साथ जो और लोग भी जुड़े हों, जैसे आप लोग हैं, आप लोग भी उसका प्रयोग कर सके, ऐसा प्रयोग करके बनाया जाता है। तो जो इसमें बनाया जाता है आपका साइंटिफिक, ठीक है, मेथड।
ठीक, साइंटिफिक मेथड क्यों इसको लंबा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन ढेर सारे पूछे जाते हैं, ठीक है ना, और एग्जाम में। और इसको मैं बता दूं, मेरे पास लगभग लगभग 15 से 20 रिसर्च की बुक है, ठीक है, 15 से 20 रिसर्च की बुक है, जिसमें सब स्टैटिक्स भरा हुआ है। आपको मतलब मेथोडोलॉजी पढ़ने के लिए आपको मैं बता दूं, आपको आर्य शर्मा मिलेगी, ठीक है, दूसरी आपको एच के वो मिलेगी आपकी, आर्य शर्मा के बाद दूसरी आपकी कौन है, लोकेश कौल की है, लोकेश कौल के बाद सी आर कोठारी सर की है, ठीक है। ये 2-3 किताबें हैं जिसमें आपको मेथोडोलॉजी पढ़ने को मिली, और वो आपका एसपी गुप्ता सर की है। ये 3-4 किताबों में मेथोडोलॉजी पढ़ने को मिलती है, बाकी सब में स्टेट भर रखा है, क्या रखा, स्टेट का स्टेट पूरा दे रखा है, तो ये किताबें भी हम लोग को ध्यान देंगे। अब साइंटिफिक मेथड है, साइंटिफिक मेथड में हम लोग मॉडल की बात कर रहे हैं। अब मॉडल की बात कर रहे हैं, तो मॉडल किस तरीके से उपयोगिता, इसकी उपयोगिता क्या होती है, इसमें ये बताया गया। तो इसमें सबसे पहले कहा गया ऑपरेशन, मतलब व्यावहारिक क्रियाएं। सबसे नंबर 1 पे क्या है, व्यावहारिक क्रियाएं, ठीक है, सबसे पहले क्या, व्यावहारिक क्रियाएं, व्यावहारिक क्रियाएं, ठीक, व्यावहारिक क्रियाएं जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन, ठीक, ऑपरेशन होता है, ठीक है, यहाँ पर ये होता है। अब व्यावहारिक क्रियाएं में क्या होता है, इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान या वैज्ञानिक अनुसंधान में व्यावहारिक क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से क्या किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, मतलब व्यावहारिक क्रियाओं में क्रमबद्ध का प्रयोग करते हैं, कोई भी चीज करेंगे क्रमबद्ध करेंगे व्यावहारिक क्रियाओं में। दूसरे नंबर पे आपका आता है निरीक्षण, क्या आता है, निरीक्षण आता है, जिसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में हम लोग देखेंगे, ऑब्जर्वेशन में, ठीक है, ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, ऑब्जर्वेशन में आपको बताया है कि प्रयोग के समय की क्रिया। अब यहाँ पे देखिए, जो भी एक्सपेरिमेंट प्रयोग के आधार पर हो, कह रहे कि प्रयोग के समय की क्रियाओं, घटनाओं तथा भावों का निरीक्षण करना। इन्हें जो है निरीक्षण जब करते हैं, मान लो कोई भी चीज आपको उठाना है, मार्केट में आप जाते हो और सामान लेने जाते हो, जब कपड़े मान लो खरीदने जाते हो, कपड़े लेने से पहले आप क्या कहते हो कि भाई आपके पास जितने भी अच्छे अच्छे वैरायटी के हो उसको आप दिखाओ। जब वो दिखाता है तो वो आपके लिए क्या है, आंकड़े हैं, और आंकड़ों को अब आप क्या करना है, उनके मतलब उनके समय की क्रियाओं को देखना है, एक्टिविटी को देखना है, उनकी घटनाओं इन द सेंस कि हमारे किस पर्पस में काम आ सकते हैं। इन सब चीजों का जो हम ऑब्जर्वेशन क्या करते हैं, वहां पर बैठकर केवल उसका निरीक्षण करते हैं, निरीक्षण करने के बाद ही किसी एक कपड़े को चुनते हैं और लेते हैं, तो वो आपका आंकड़ा होता है, वही आपका निरीक्षण होता है। तो ये निरीक्षण में आप क्या करते हो, निरीक्षण में आप क्रियाओं, घटनाओं तथा भावों का निरीक्षण, किसका, क्रिया, भाव और घटना, इन सबका निरीक्षण करते हैं हम लोग, ठीक है। ये आपका किसमें, मॉडल के अंतर्गत आता है, ठीक है, मॉडल में ये सब चीजें आती हैं, ठीक। फिर तीसरे पॉइंट पे आपका क्या आता है, तीसरे पॉइंट पे मॉडल के रूप में आती है, लेकिन हम इसका उपयोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उपयोग, उपयोग में आता है, फिर आता है प्रतिमान, क्या आता है, प्रतिमान आता है, ठीक है। प्रतिमान में जब कभी हम वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं, तो वैज्ञानिक विधि में किन किन चीजों का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ध्यान देते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, व्यावहारिक क्रियाओं के बारे में देखते हैं, फिर दूसरा निरीक्षण के बारे में देखते हैं, फिर तीसरा प्रतिमान के बारे में देखते हैं। प्रतिमान को हम बोलते हैं मॉडल, ठीक, मॉडल बोलते हैं। अब इसमें मॉडल में क्या होता है, इसमें ये कहता है, इस मॉडल में क्या कहता है, मॉडल कहता है कि अनुसंधान के प्रतिमान में तथ्यों परिकल्पनाओं, सिद्धांतों तथा उद्देश्यों का महत्व दिया जाता है। मतलब जब कभी मॉडल बनाते हैं तो मॉडल में किन किन चीजों का हम प्रयोग करते हैं, किन किन चीजों पर हम ध्यान देते हैं, तथ्य वही एलिमेंट्स होते हैं ना, तथ्य होते हैं, फिर परिकल्पनाएं होती हैं, अभी बताएंगे प्रश्न भी कैसे आपसे पूछे जाएंगे, उसको भी यहाँ पर डिस्कस कर देंगे। तथ्य होंगे, परिकल्पना होंगे, सिद्धांत होगा आपका, सिद्धांत होंगे, तथ्य होंगे, परिकल्पना होगा, सिद्धांत होगा और उद्देश्य होगा,
उद्देश्य होगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर पॉइंट यहाँ पर, ये हो गया। और नंबर 4 पर जो आता है उपयोगी कार्य, क्या आता है? उपयोगी कार्य होता है। अब उपयोगी कार्य में क्या आता है? उपयोगी कार्य को हम बोलते हैं यूटिलिटी फंक्शन। यूटिलिटी फंक्शन, ठीक, यूटिलिटी फंक्शंस होते हैं। यूटिलिटी फंक्शंस में क्या होता है? अब इसमें क्या होता है, इसमें कहते हैं शिक्षा अनुसंधान मतलब एजुकेशनल रिसर्च की मुख्य विशेषता जो होती है क्या होती है? उपयोगिता होती है। यदि इसके निष्कर्षों का कोई उपयोग नहीं हम कर सकते हैं तब यह जो है अनुसंधान शैक्षिक अनुसंधान नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि शैक्षिक अनुसंधान का पहला उद्देश्य होता है उपयोगिता, कि यहाँ पर जो जिसके लिए बनाया गया है उसकी उपयोगिता उसकी सिद्ध होनी चाहिए। इसमें उपयोगिता में क्या होता है? आपकी व्याख्या अच्छे से हो, उसके अर्थ अच्छे से हो, उसके पूर्व कथन अच्छे से हो, कारण प्रभाव अच्छे से हो, नए सिद्धांत उसमें से बनते हुए दिखाई दे, मतलब नए सिद्धांत और नए नियमों का प्रतिपादन करना हो, नए तथ्यों की खोज करना, ये सब चीजें जो है उपयोगिता में शामिल होनी चाहिए। अब बात आएगी कि जो है हमारे एग्जाम में प्रश्न कैसे आएंगे। अगर हमारे एग्जाम में प्रश्न आएगा कि जो है कि क्रिया भाव और घटना किससे संबंधित है? व्यावहारिक क्रियाओं से संबंधित है, निरीक्षण से संबंधित है, प्रतिमान से संबंधित है, या उपयोगी कार्य से संबंधित है, तो आप किसका उत्तर लगाकर आओगे? तो आप बताओगे निरीक्षण से ये सभी संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि परिकल्पनाएं, तथ्य और सिद्धांत और उद्देश्य, नए पुराने नियम नहीं, केवल पूछेगा सिद्धांत। कहेगा कि सिद्धांतों को हम लोग कहां पर परखते हैं या देखते हैं या जांचते हैं? सिद्धांत, या कहेगा सिद्धांतों का निर्माण कहां पर होता है? तथ्यों को या हम आंकड़ों को कहां पर संकलित करते हैं? सिद्धांतों और परिकल्पनाओं को कहां पर बनाते हैं? तो यहाँ कहां पर बनाते हैं? क्योंकि मॉडल में ही बनाएंगे ना। जब कभी आपने देखा घर का मॉडल बनता है तो मॉडल में हाइपोथेसिस करते हैं ना। ये मतलब मान लो ये घर हमने देख लिया, हमने कहा यहाँ पर ऐसे बाथरूम बनेगा, ये पूरा जो है हॉल बनेगा, ये पूरा, तो ये हम लोग हाइपोथेसिस पहले से क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये मॉडल में आएंगे। तो एग्जाम में ऐसे ही पूछ लेगा कि किसके अंतर्गत तथ्य, परिकल्पना, सिद्धांत और उद्देश्य आते हैं। यही 4 ऑप्शन दे देगा। आप क्या करोगे, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना और इससे 4 क्वेश्चन आपको बनाना है कि क्रम, व्यवस्थित क्रम से कौन बताता है? तो व्यवस्थित क्रम से व्यावहारिक क्रियाएं बनाएंगे। आप लिखेंगे कि व्यवस्थित क्रम से, वैज्ञानिक विधि का व्यवस्थित क्रम निम्नलिखित में से कौन बताता है? तो ये 4 ऑप्शन डालोगे और ये आंसर आप बनाओगे। ठीक है, फिर आप लिखोगे कि यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आप बनाओगे, क्रिया भाव तथा घटना पर आधारित कौन होता है, या क्रिया भाव घटना को कौन देखता है? तो आप बताओगे क्या? ये 4 ऑप्शन बनाओगे, सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट बनाओगे आप। फिर बताओगे आप तथ्य, परिकल्पना, सिद्धांत और उद्देश्य, इसको जो है ये कहां पर प्रतिपादित होता है या कहां पर बनाया जाता है? तो आप इसका आंसर क्या लगाओगे? प्रतिमान लगाओगे। और उपयोगिता में आप क्या लगाओगे? उपयोगिता में आप बताओगे कि इसके अंतर्गत जितने भी कार्य होते हैं, शिक्षा अनुसंधान में जितने भी कार्य होते हैं उसका हम उपयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये दिखाता है। अब बात आएगी कैसे पता चलेगा? जब कभी उपयोग की बात आएगी तो उपयोग में होगा कि भाई नया क्या बना है, जो बना है उसी का उपयोग करेंगे हम, जो सिद्धांत हमें दिए उसी का प्रयोग करेंगे। या फिर हम कह सकते हैं कि देखिए उन्होंने क्या ऐसी बात पूर्व कथन कही है, मतलब क्या ऐसा प्रिडिक्शन किया है जो अभी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो हम जब उपयोग करेंगे तभी तो उनका प्रिडिक्शन सच होकर सामने आएगा। तो ये आपके 4 पॉइंट है, इससे आपको 4 क्वेश्चन आपको बना लेने, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में क्वेश्चन बना लीजिएगा आप लोग। हाँ, जांचना भी कह सकते हैं, यूटिलिटी में यूज करते हैं हम लोग। यूटिलिटी मीन्स यूज करना होता है, इसमें यूज करते हैं, देखिए कि जो भी इसमें बना है क्या वो यूजफुल है कि नहीं, नहीं तो वेस्ट, टाइम वेस्ट भी करेगा और सब चीज बेकार हो जाएगा। तो यहाँ पे एक तरीके से मेजर करते हैं, चेक करते हैं, यूज करते हैं, ये आप कह सकते हैं इसके अंतर्गत।
जैसे मान लो यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि तथ्य भी ले लिए, परिकल्पनाएं भी ले ली, उद्देश्य सिद्धांत भी है, उद्देश्य भी है। अब जब यहाँ पर मॉडल में जब ये सब चीज दे रही है तो मॉडल में तो क्या फ्रेम किया जाता है, बनाया जाता है, लेकिन वहां पर उपयोग नहीं करते, केवल बनाकर छोड़ देते हैं। उपयोग कहाँ करना है? यूटिलिटी में, यूटिलिटी फंक्शन में। जैसे मान लो कोई काम फंस गया, अब जैसे मान लो कोई एक प्रोजेक्ट वर्क आप कर रहे हो, प्रोजेक्ट वर्क करते करते आप कहीं पर फंस गए, तो अब आप देखोगे उस वर्क से रिलेटेड कोई ऐसा मॉडल है जिसमें ये बात कही गई हो, तो उस मॉडल में देखते हो कि कौन सा नियम बताया गया है कि मॉडल में कि किस विधि से किस तरीके से काम करे कि सॉल्व हो जाए। जैसे इस समय एसपीएसएस का नाम बहुत ज्यादा चला है, ठीक है, एसपीएसएस आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। अभी इसका जो है कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं, सेमिनार कह सकते हैं, यहाँ पे ईश्वर सर डिग्री कॉलेज में चल रहा है, जिसको मैं अटेंड कर रहा हूँ ना, जो उसमें एक नई चीजों को सीख कर आ रहे हैं। तो जब उसमें सीख कराएंगे तो आपको और भी चीजें हम बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इसको आप नोट कर लो। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? अब इसकी विशेषताओं के बारे में कल हमने कहा था, इनकी विशेषताओं के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, इनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ना। तो अभी तक जो हम लोगों ने बात करी है ना, उसी में से कुछ चीजें उसकी हैं और कुछ चीजें एक्स्ट्रा है, उसको हम लोग यहाँ पर जोड़कर लिखेंगे, ठीक है। वस्तुनिष्ठता के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक एक पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे, पॉइंट को पकड़ेंगे। सबसे पहले वस्तुनिष्ठता का अर्थ क्या होता है, तो सब लोगों ने लिख लिया, बताइए। ठीक, देखिए, तो वस्तुनिष्ठता की बात हम करते हैं, तो वस्तुनिष्ठता का अर्थ क्या होता है ये जान ले सबसे पहले हम लोग, ठीक है। वस्तुनिष्ठता का अर्थ क्या होता है ये जाने हम लोग सबसे पहले। कहते हैं कि एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनेंगे कि वस्तुनिष्ठता का अर्थ होता है कि किसी घटना का निरीक्षण, याद रखिए, कह रहा है किसी घटना का निरीक्षण उसके वास्तविक रूप में किया गया, ठीक है, किया गया, और निरीक्षण करते समय निरीक्षणकर्ता की मनोवृत्तियों का जो है निरीक्षणों पर प्रभाव ना पड़े। मतलब कि जैसे मान लो कि हम घर में रहते हैं, अब घर में हमारा जो है किसी से झगड़ा हो गया, बात बहस हो गई, ठीक है, और हम गए अपने काम पर गए, अब काम पे मान लो काम कर रहे हैं, अब वो चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, अब उन चीज मतलब कोई भी चीज हम टेस्ट कर रहे हैं, मान लो कोई भौगोलिक है या कोई साइंटिस्ट है, वो घर पे गया, अब घर पे तो उसके माहौल सही नहीं था, लेकिन जैसे ही ऑफिस पे पहुंचा, जैसे ही जहां लेबोरेटरी में पहुंचा, वहां पर वो प्रयोग कर रहा है, प्रयोग करते करते कोई चीज थोड़ा सा गलत हो गया तो वो जो है गुस्सा हो जाए, तो वो क्या हुआ, घर का जो चीजें थी उसके दिमाग पर हावी हो गई। जब हावी हो जाएंगे तो जो काम वो कर रहा है, मतलब उसका दिमाग जो है घर वाली बात पर चल रहा है, वह जहां पर काम कर रहा है उस पर उसका वो प्रभाव पड़ रहा है। तो वस्तुनिष्ठता का मतलब यही होता है कि भाई जो जिस समय हम काम कर रहे हो केवल उसी के बारे में सोचें, उसी के बारे में समझें, उसी के बारे में हम जाने। अगर उसके अतिरिक्त कोई और प्रभाव पड़ता है तो वो वस्तुनिष्ठ नहीं होगा। तो इसमें यही लाइन कही, जो ये व्यावहारिकता में हम और आप बात करते हैं ना, तो वो व्यावहारिकता में एग्जाम में नहीं पूछता है। एग्जाम में जो लाइन अभी हमने पढ़ी है वो कठिन वर्डों को पूछता है, इसीलिए अगर आप चाहो तो उसको लिख सकते हो कि किसी घटना का निरीक्षण उसके वास्तविक रूप में किया गया, किसी घटना का निरीक्षण उसके वास्तविक रूप में किया गया, और निरीक्षण करते समय निरीक्षणकर्ता की मनोवृत्ति का, ठीक है, निरीक्षणकर्ता की मनोवृत्ति का निरीक्षणों पर प्रभाव ना पड़े, ठीक। तो इस प्रकार के निरीक्षण से जो परिणाम प्राप्त होता है उसे वस्तुनिष्ठ परिणाम कहते हैं। क्लियर पॉइंट हुआ? बताइए आप सभी को। में कहता है कि सबसे पहले किसी घटना का निरीक्षण करें, कहता है किसी घटना का निरीक्षण और उसके वास्तविक स्वरूप में किया जाए, मतलब किसी घटना का निरीक्षण उसके वास्तविक रूप में किया गया, और निरीक्षण करते समय, याद रखिए क्या कह रहा है, निरीक्षण करते समय निरीक्षणकर्ता की मनोवृत्ति का निरीक्षणों पर प्रभाव ना पड़े, तो उसे ही हम वस्तुनिष्ठ
परिणाम कहते हैं, मतलब उसके द्वारा जो रिजल्ट निकल के आएगा वो प्योर निकल कर आएगा, है ना, प्योर निकल कर आएगा। हमारे आसपास का जब कभी हम कोई वर्क करें तो उस वर्क को करते समय हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर उसको प्रभावित ना करें, तो वही आपका वस्तुनिष्ठ होता है। अब बात ये आती है कि जब भाई इतनी बात कर रहे हो तो जाहिर सी बात है, चाहे आप हो, चाहे हम हो, या संसार का कोई भी जो है मनुष्य हो, उसके ऊपर मनोवृत्तियों का प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है कि नहीं पड़ेगा? आप बताओ, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आप बोलिए, आप लोग। सर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा सर। बिल्कुल पड़ेगा। तो अब यहाँ पर ये कह रहा है कि निरीक्षणकर्ता की मनोवृत्ति के प्रभाव को समाप्त करने के लिए, ठीक है, अब निरीक्षणकर्ता के जो इफेक्ट जो पड़ेगा, जो उसकी मेंटेलिटी या जो उसकी सोच या जो उसकी मनोवृत्ति है वो उस पर प्रभाव पड़ेगी, तो उसको रोकने के लिए भी तो कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। तो उसको रोकने के लिए क्या कहते हैं कि निरीक्षणकर्ता की मनोवृत्ति के प्रभाव को समाप्त करने के लिए निरीक्षणकर्ता को अध्ययनों में जो है अनेक नियंत्रण और सावधानियों का सहारा लेना पड़ता है। सहारा कैसे लेना पड़ता है? अब इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब जैसे मान लो आप दिल्ली में आप जाते हो, आईएएस पीसीएस की कोचिंग करते हो, ठीक है, तो उसमें जो है जब आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली होती है उससे 5 मिनट पहले एक साइकोलॉजिस्ट आता है। साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, वो आपके माइंड को वॉश कर देता है, ब्रेन को वॉश कर देता है कि आप घर में जो भी टेंशन चल रही हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो टेंशन चल रहा हो, भाई बहन का जो टेंशन चल रहा हो, जब आप क्लासरूम में बैठते हो तो माइंड में सब कुछ चलता है। लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट आता है, वो कहता है कि आप यहाँ पर आए हो अपने घर परिवार सबको रोशन करने के लिए, आप इन बेवजह की बातों में क्यों पड़े, मतलब वहां पर वो क्या करता है, आपको मोटिवेट करता है, आपको आपके फोकस आपके आपको लक्ष्य की ओर ले जाने का वो प्रयास करता है कि आप यहाँ पर धरती पर आए हो तो किस लिए आए हो, आप उसको जानो कि आप इस धरती पर आए हो तो कुछ ना कुछ काम करने के लिए आए हो, और आपने कोई ना कोई एक काम सिलेक्ट कर लिया है, और उस काम को करने के लिए बातों से काम नहीं चलता है। जब तक आप उस पर वर्क या जब तक आप उस पर काम नहीं करोगे, आप पढ़ने आए हो, इस समय केवल केवल ध्यान ये रखो कि पढ़ना है। अब ये मत सोचो कि 9 बजे के बाद हमें ये काम करना है, ये काम करना है, कुछ नहीं। 8 से 9 आपका टाइम, उसके उसके बाद जो करना है वो माइंड में नहीं चलना चाहिए। तो वो यहाँ पर वहां पर जो दिल्ली की कोचिंग होती है वहां पर ये साइकोलॉजिस्ट को रखा जाता है, और उनकी पेमेंट बड़ी अच्छी होती है। मात्र 10 मिनट आते हैं, 10 मिनट में आपका माइंड वॉश करा और फिर आपने जो पढ़ा वो एक डिट्टो जो है आपके माइंड में बैठ जाता है, धस जाता है। तो ये तरीका होता है कि मनोवृत्तियों को रोकने का तरीका। अब भाई वो तो कोचिंग थी, लेकिन अब यहाँ पर जब रिसर्च करने जा रहे हैं, कुछ काम करने आ रहे हैं, तो हमको कैसे करना है, तो उसके लिए बहुत अच्छा बताया गया हमारे दर्शन में या हमारे भारत में योगा। योगा इन द सेंस की मेडिटेशन जिसको बोलते हैं ना, कहते हैं कि कोई भी काम करने जाओ, जैसे आप एक बार इसको टेस्ट करिएगा, मैंने टेस्ट किया तो मुझे पता है कि जब मेरा हाई स्कूल का एग्जाम रहता था तो रात को 9 बजे पढ़ना होता था, तो मैं क्या करता था, आधा पैर आधा हाथ मुंह धो लेता था। धोने के बाद मात्र 5 मिनट मैं आंख बंद करके ध्यान केंद्रित करता था। तो वो पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित करने के बाद जब बैठकर पढ़ाई करते हैं तो वो ऑटोमेटिक चीजें हमारे अंदर आने लगती है। उसी प्रकार जो है निरीक्षण करता भी जब अपने आप को रोकेगा मनोवृत्तियों को रोकने के लिए, तो ध्यान केंद्रित करेगा, ध्यान केंद्रित करेगा और वो सभी समस्याओं को दूर करके केवल अपने क्या लक्ष्य की ओर केंद्रित करेगा। अब देखो कोचिंगों में इसका पैसा दिया जाता है कि भाई बच्चों का ध्यान कहीं भटके ना, उनका ध्यान जो है बोर्ड की ओर, टीचर की ओर, उनके उद्देश्य की ओर हो। लेकिन जब सेल्फ करना होता है तो सेल्फ के लिए योगा का हम प्रयोग करते हैं। तो ये छोटी बात थी जो हम लोग ले सकते हैं। अब इसमें संक्षेप में ले सकते हैं कि समाजशास्त्र के अध्ययनों में वस्तुनिष्ठता का गुण दिखाई देता है। अब सबसे ज्यादा कहां पर दिखाई देता है, समाज शास्त्र में ही दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि समाज का उद्देश्य होता है कि एक जो है सुव्यवस्थित नागरिक तैयार करना, ठीक है, तो केवल इतना है, ठीक है। अगर आपसे कोई कहे कि भाई इतनी कहानी हमने बता दी सर, एक इसका एक सीधी लाइन इसकी बता दो, तो हम कहेंगे निष्पक्षता पूर्ण जांच को ही हम वस्तुनिष्ठता कहते हैं। क्या?
निष्पक्षतापूर्ण जांच को लिख लेंगे, आप लोग लिख लीजिएगा एक लाइन में, निष्पक्षतापूर्ण जांच। ठीक है, निष्पक्षतापूर्ण जांच को ही हम लोग वस्तुनिष्ठता कहते हैं। क्लियर है पॉइंट? बताइए। यस सर। और लोग भी बताएं, और लोग भी बोले, जितने लोग भी जुड़े हैं, पीत पुष्प जी है, शैली है, दीपाली है, और सभी को क्लियर है? जिसको भी कहीं डाउट होगा आप लोग डिस्कस करेंगे, या आपके मन में कोई एग्जांपल आता है तो आप लोग भी यहाँ पर बताएंगे। हो सकता है कि मेरी बात आपको ध्यान रहे और आपकी बात को और लोग भी ध्यान में रखें, तो एग्जांपल आप लोग भी सेट कर सकते हैं, बता आप लोग भी सकते हैं। अब दूसरा आता है वेरिफिबिलिटी। ठीक है, वेरिफिबिलिटी क्या होता है? ठीक है, वेरिफिबिलिटी में कहते हैं प्रामाणिकता या पुष्टिकरण। अब प्रामाणिकता या पुष्टिकरण, पहले पॉइंट में तो निष्पक्षतापूर्ण जांच हो गई, अब दूसरे में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि वैज्ञानिक विधि की यह प्रमुख विशेषता होती है कि इसके द्वारा जो अध्ययन किए जाते हैं उनसे प्राप्त परिणामों का किसी भी समय सत्यापन किया जाए। सत्यापन मींस क्या होता है? कि प्रूफ हो जाए, सत्यापित। कहता नहीं कि प्रूफ करो। आपने देखा होगा क्लास 9th या 10th में प्रमेय होती थी, प्रमेय को सिद्ध किया जाता था तो नीचे लिखते थे हेंस प्रूव्ड, हिंदी में लिखते थे इति सिद्धम। किसी ने किया है? ये पॉइंट्स क्लियर हुए? अब चाहते तो हम इसको एक लाइन में बता देते तो आपको समझ में आ जाता, लेकिन वस्तुनिष्ठता को इस तरीके से हम लोग अगर बात करेंगे तो हो सकता है एग्जाम में हम लोगों को याद रहे कि हम लोगों ने किस तरीके से क्या टॉपिक डिस्कस किया था। अब दूसरा पॉइंट आया आपका प्रामाणिकता या पुष्टिकरण होता है, तो इसमें क्या कहा हमने? हमने कहा कि भाई पुष्टि करनी है, सत्यापित करना है, प्रूफ करना है। तो कहते हैं प्रामाणिकता का क्या अर्थ होता है? तो प्रामाणिकता का अर्थ होता है कि किसी परिणाम की जांच। क्या होता है? आपने देखा होगा कि जो है एग्जाम में पहले मैथ में, इसकी मैथ में बहुत देखते होंगे, या साइंस में आपने बहुत देखा। मैथ में कहते हो ना कि x की वैल्यू क्या है, मान लो लिखा हो 10x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब कहा जाए कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो कैसे आप निकालोगे? 10x फिर यहाँ पे इज इक्वल टू, ये जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के 5 होंगे, और यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, 10 से डिवाइड करोगे, 10 से 10 पूरा डिवाइड हो गया। अब x बराबर आपका आया -5/10। अब ये कहा जाए कि x की वैल्यू जो है क्या ये सही है कि नहीं है, अब इसको सिद्ध करना है। भाई हमने निकाल तो दिया, अब इसको सिद्ध करना क्या ये सही है कि नहीं है। तो बस इसका सही यही है कि जहां से शुरू किया था वहीं से इसकी वैल्यू पुट कर दो। अब यही कहा जाएगा x की वैल्यू इतनी है, तो आपने क्या निकाला? 10x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है। x की जगह रख दो ब्रैकेट, x की जगह -5/10, ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ 10 से 10 ये कट गया, तो यहाँ पर माइनस के 5 प्लस के 5 है बराबर 0। अब माइनस, अब ये -5 से प्लस, मतलब 5 माइनस है 5 प्लस है, दोनों को घटाएंगे क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। तो 0 इक्वल टू 0, इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि जो आपकी वैल्यू निकली है वो एकदम करेक्ट है। ठीक, सिद्ध इसी तरीके से किया जाता है। बताओ ये पॉइंट समझ में आया? तो यहाँ पर ये जो पॉइंट मैंने बताया, बताओ ये मैथ का चीजें समझ में आई जो मैथ वाली मैंने बताई आपको अभी? यस सर। ओके, तो इसी प्रकार जो है हम लोग और भी चीजों को जब देखेंगे तो और भी चीजों को सिद्ध किया जाता है। तो सिद्ध करने का मतलब होता है भाई हमें एग्जैक्ट रिजल्ट मिलना चाहिए। अगर आपने बताया है 2 और 2 4 होता है, तो कैसे होता है इसको सिद्ध करके दिखाया, तो वो सिद्ध हो भी जाता है कि गणित में होता है। अब हम बात करते हैं रिसर्च में इसका प्रयोग कैसे करें, रिसर्च में कैसे बताएं किसी भी को कि जांच करना या सिद्ध करना क्या होता है। तो आप कह सकते हैं कि किसी परिणाम की जांच जितने बार भी की जाए, जब भी की जाए, बार बार एक समान परिणाम आए। जब कभी भी कोई भी चीज बनी है उसकी बार बार हम उसका हम प्रयोग करें और उसका रिजल्ट एक जैसा ही आए, उसी को प्रामाणिकता या पुष्टिकरण कहते हैं। ठीक है, लेकिन वैज्ञानिक विधियों द्वारा
जो प्राप्त परिणाम या निष्कर्ष होते हैं वो किसी भी वैज्ञानिक द्वारा क्यों ना निकाले जाएं, वो सबके सब निष्कर्षों की क्या है, वही का वही रिजल्ट आने वाला है। भाई जो न्यूटन ने बना दिया है, न्यूटन ने जी की वैल्यू कितनी बताइए, बताइए जरा। न्यूटन ने जी की वैल्यू, 9 गुरुत्वाकर्षण जो है 9 उसकी वैल्यू कितनी बताइए, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। से बढ़ हाँ, तो ये बताइए मीटर पर सेकंड बताया उन्होंने। तो यहाँ पर तो उन्होंने ये बात सिद्ध करी। अब कोई और वैज्ञानिक आए और जी की वैल्यू निकाले तो 100% वही निकल कर आ रही, उससे इधर उधर नहीं होनी है। मतलब कह सकते हैं कि वैज्ञानिक या अन्य कोई विज्ञान परिणाम निष्कर्षों द्वारा जो है सत्ता की जांच या पुनः परीक्षा कर सकते हैं। मतलब कहने का कुल मिला के एक लाइन में कह सकते हैं कि परिणामों की पुनः परीक्षा था सत्यता की जांच नहीं की जा सकती है, तो ऐसे परिणाम को निष्कर्ष वैज्ञानिक नहीं मानते हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि इसकी एक लाइन है, इसकी एक लाइन हमें बस याद रखनी, जैसे ये निष्पक्षता पूर्ण जांच है वैसे कह सकते हैं किसी भी मतलब परिणाम की जांच करने पर उत्तर समान आना। ठीक है, परिणाम की जांच करने पर, ये परिणाम की जांच करने पर वो करने पर उत्तर समान आना, चाहे जितनी बार करें, वही आपकी प्रामाणिकता होती है आपकी। क्लियर। प्रामाणिकता के बाद हम लोग बात करते हैं निश्चितता की, बात करते हैं डेफिनिटीनेस। ठीक है, क्या बोलते हैं, डेफिनिटीनेस बोलते हैं। डेफिनिटीनेस में क्या होता है, डेफिनिटीनेस में कहते हैं, सबसे पहले एक उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण देखेंगे फिर इसके बाद इसकी डेफिनेशन को हम लोग देखेंगे। उदाहरण क्या होता है, मान लो कि कोई एक अध्ययन करता है, एक रिसर्चर है, एक स्टडी वाला है, एक अध्ययन करता, मतलब कहते हैं कोई एक अध्ययन करता पर एक अध्ययन इकाई को देखकर कहें कि वह बहुत लंबा है। मतलब कोई जो है रिसर्चर एक पेज को दे और कहे कि भाई ये बहुत लंबा है, बहुत लेंदी है, तो इसमें निश्चितता के गुण है कि नहीं है, बताओ आप। तो बहुत लंबा है तो इसमें निश्चितता को गुण नहीं है, यह वैज्ञानिक बात नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई निश्चितता का मतलब होता है जो निरीक्षणों और मापन के आधार पर चेक करके कहा जाए कि इकाई जो है, इकाई या यूनिट 5 जो है बहुत लंबा है, या हम कहें कि एक व्यक्ति जो है 5 फुट 7 इंच लंबा है, तो इस बात में निश्चितता है कि नहीं है। भाई अगर कोई लेसन कहे, पाठ पढ़ा हमने, कोई एक पेज लिया, मान लो हमने एक पेज लिया, पेज में कहा कि भाई ये बहुत लंबा है, ठीक है, बहुत लंबा है, तो इसकी निश्चितता नहीं है। लेकिन यदि हम कोई एक व्यक्ति की माप बताएं, ये 5 फुट 4 इंच लंबा है, वो या 7 फुट 8 इंच है, तो जब उसके जो है निरीक्षण करने पे जब मापों के आधार पर किसी चीज को हम बताते हैं तो वही निश्चितता कहलाती है। आपसे कोई कह दे कि बहुत एक मोटी किताब है, बहुत ज्यादा लंबी किताब है, लंबी का मतलब क्या होता है, उसकी माप के अनुसार आप नहीं बताया है, ये तर्कपूर्ण आपने बात नहीं करी। क्योंकि जब कभी शोध में या रिसर्च में हम लोग बात करते हैं तो बिना तर्क के बात को हम लोग नहीं मानते हैं। क्लियर? बिना तर्क के हम लोग बात नहीं करते। तो वही निश्चितता में कहता है कि वैज्ञानिक विधि से, लाइन को ध्यान दीजिएगा, कि वैज्ञानिक विधि से प्राप्त परिणामों में अस्पष्टता, अनिश्चितता नहीं आती है। ठीक है, अब देखिए लाइन क्या कह रहा है, वैज्ञानिक विधि से जो भी रिजल्ट प्राप्त होते हैं उसमें अस्पष्टता और अनिश्चितता नहीं आती है। तब कहते कि वैज्ञानिक विधि में हर विज्ञान के लिए अलग अलग ना होकर सभी विज्ञानों के लिए एक सी होती है। एक सी का मतलब होता है कि उनका क्रम जो है, उनके ढूंढने का, समझने का, खोजने का क्रम एक ही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें निश्चितता होती है, और निश्चितता होने में क्या कहते हैं, इसमें कोई भी स्थान पर कोई भी चीज अलग नहीं होगी। ठीक है, निश्चितता का मतलब होता है जहां पर उसकी माप के आधार पर लिखेंगे, उसकी एक लाइन में उसकी माप के आधार पर उसकी व्याख्या करना, व्याख्या
करना। ठीक है, निश्चितता यही कहलाती है। निश्चितता क्या कहलाती है भाई, कि जो परिणाम है, परिणाम की जो व्याख्या करेंगे तो उसकी उसकी माप के आधार पर ही हम व्याख्या करते हैं, तो वही होता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि एक रिसर्चर जो है एक बुक में एक लेसन को पढ़ता है, कहता है बहुत लंबा लेसन है, तो ये जो है एक निश्चितता नहीं है। निश्चितता कब होगी, जब कभी हम किसी के लंबाई को जो है उसकी मात्रा के आधार पर जब हम बताते हैं तो वो निश्चितता कहलाती है आपकी। ठीक है, क्लियर पॉइंट बताइए। ठीक है, यस अब नंबर 4 पे हम बात करेंगे सामान्यीकरण क्या होता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, सामान्यीकरण में तो आप लोग भी बता ले जाओगे। चलो बताओ, कोई भी एक लोग बताइए आप में से, सामान्यीकरण किसे कहते हैं, जनरलाइजेशन। ज्योति पटेल जी भी जुड़ गई हैं, ज्योति पटेल, हाँ बताए, बोले आप, बोले कोई बोले। जनरलाइजेशन का मतलब होता है कि हम जो भी रिजल्ट फाइंड आउट कर रहे हैं वो जो है अ, अगर सब पे नहीं तो सर 100% नहीं तो कम से कम जो कुछ लोग हैं जैसे ज्यादातर मतलब जो उनकी है उनपे वो चीज जो है सेम रिजल्ट फाइंड आउट हो। हम्म, ठीक है, और कोई बताइए, और लोग भी बताओ कोई। सर जो भी चीजें रहती हैं वो सामान्य से मतलब सब में हो। हाँ हाँ, और बताएं, बोले, और बोले, और लोग बताइए। और कौन जुड़ा है, दीपाली ज्योति जी बोल चुकी है, ज्योति पटेल जी आप बताइए, पीत पुष्प जी आप बताएं। आप लोग को जो भी पता है पहले आप लोग वो बताओ, फिर उसके बाद हम इसको आपको रिसर्च के माध्यम से बताएंगे ना, कि रिसर्च में इसको किस दृष्टि से देखते हैं हम लोग। आप लोग भी बोले, आप, आवाज नहीं आ रही किसी की। सामान्यीकरण की को आप कैसे परिभाषित करेंगे। सामान्य तौर पे आपके बच्चे, कोई भी बच्चे ने पूछ लिया कि जनरलाइजेशन क्या होता है, तो इसको कैसे आप डिफाइन करोगे, बताओ आप। सर मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो हमारे रिजल्ट आए हैं जैसे शोध में सर उन लोगों पे भी हम लागू इसको कर सकते हैं जो लोग शोध का पार्ट नहीं है। बिल्कुल जैसे बिल्कुल, सर हम जनरलाइज चावल के पतीले में चावल बन रहा है एक दाने से हमने हाँ बता दिया अब कि सारे सही चावल पॉइंट पक गए आपने होंगे। पकड़ा है, बिल्कुल अब सही आपने बताया है कि जब कभी कोई भी रिसर्चर किसी समूह या किसी समाज के सभी व्यक्तियों, जैसे मान लो एक क्षेत्र है, एक क्षेत्र है, यहाँ पर टोटल जो है 5000 लोगों की संख्या है। कितनी, 5000 लोगों की संख्या है। अब वो 5000 लोगों के बारे में जानना बड़ा मुश्किल है, तो उसने क्या किया कि इसका कुछ लोगों को ले लिया। 5000 में से उसने मान लो 500 लोगों को ले लिया। अब 5000 लोगों के पास जाना संभव नहीं था, लेकिन 500 लोगों के पास जाना संभव था, तो उसने क्या किया, उसी समाज या उसी समूह के एक छोटा सा सैंपल लिया। ये क्या 500, क्या 500 एक सैंपल है, और इस चयन के आधार पर इसी पर उसने वर्क करना शुरू किया। जब इसी पर वर्क करना शुरू किया, वर्क करने के बाद जो रिजल्ट निकला, उसने कहा भाई ये जो 500 लोगों पर मैंने रिसर्च किया है वही सभी पर लागू होगा। वही क्या होगा, वही सभी पर लागू होगा, तो यही जर्नलाइजेशन कहलाता है। अब आपको किताब की भाषा में बताएं, किताब की भाषा में कहता है कि कोई अध्ययन करता वैज्ञानिक विधि द्वारा, लाइन को ध्यान से सुनिएगा, कि कोई जो है वह अध्ययन करता या कोई भी रिसर्चर वैज्ञानिक विधि द्वारा 20 अपराधियों का अध्ययन करता है। कितना, 20 अपराधियों का अध्ययन करता है, और उनके संबंध में कुछ परिणाम या निष्कर्ष प्राप्त करता है। तो जो सामान्यीकरण द्वारा अंत में वह जो कुछ भी जानता है उसके परिणाम या निष्कर्ष जो है उसने सभी अपराधियों के लिए सही बता दिया, अथवा उसी परिणाम को जो 20 पर किए थे उस सभी अपराधियों पर लागू कर दिए। ठीक, तो यही होता है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण में कुछ चीजों को ध्यान दिया जाता है कि परिस्थितियां एक जैसी हो। ठीक है, दोनों में मेल
परिस्थितियां एक जैसी हैं, जब परिस्थितियों के आधार पे हम बात करेंगे तभी जो है सामान्यीकरण हम कर सकते हैं। भाई एक परिस्थितियां अगर अलग होगी, जैसे आपका जो शोध कार्य है वो एथनोग्राफिकल रिसर्च है ना, तो एथनोग्राफिकल रिसर्च में डीप स्टडी आप करते हो, उसके साथ रहकर आप कर रहे हो, तो उसमें जो है उसका जब जनरलाइजेशन आप करोगे वो सबके साथ नहीं होगा। वो जो है आदिवासी जनजाति ऐसे जो जिनको हम बोल सकते हैं, एक वर्ड होता है जिसको मार्गलाइज्ड ग्रुप, मार्गलाइज्ड ग्रुप को क्या कहते हैं, जो हाशिए पर स्थित है ग्रुप, उनके लिए लागू होगा। जिनकी प्रजातियां खत्म हो रही हैं, वो आपका शोध उनके लिए होगा कि उनकी प्रजातियों को कैसे बचाया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो ये शोध भी होते हैं जो अन्य लोगों के साथ सामान्यीकरण नहीं होते। हम लोग कह तो देते हैं कि शोध में कि सामान्यीकरण होना चाहिए, लेकिन परिस्थितियों और नियंत्रण के साथ जो है सामान्यीकरण होता है आपका। क्लियर पॉइंट है यहाँ पर, ये हो गया आपका। ठीक है, अब सिस्टमैटिक आता है, सिस्टमैटिक या क्रमबद्ध अध्ययन आता है, सिस्टमैटिक स्टडी। सिस्टमैटिक स्टडी तो आप लोग के लिए बहुत ईजी है, क्योंकि इसमें जो है वैज्ञानिक विधि में प्रमुख चरणों को व्यवस्थित अध्ययनों के आधार पर क्रमबद्ध किया जाता है। तो सिस्टमैटिक स्टडी जो है साइंटिफिक मेथड का एक उपयोग है, मतलब विशेषताएं हैं। अब बात आती है नेक्स्ट, क्या आता है, नियंत्रण, कंट्रोल। भाई कंट्रोल से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था, क्वेश्चन आया था, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि नियंत्रित परिस्थिति क्या होती है या कंट्रोल नियंत्रण क्या होता है, तो नियंत्रण किस पर करना है। अब बात होती है रिसर्च में, जब कभी वेरिएबल पर हम लोगों ने हमेशा किस पर बात करी, वेरिएबल पर कंट्रोल करने की बात करी। जब कभी रिसर्च आएगा तो रिसर्च में ऑटोमेटिक दिमाग में जाएगा कि इन डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सट्रोनियस वेरिएबल, कंपाउंड वेरिएबल, सभी वेरिएबल्स के बारे में दिमाग में आ जाएगा कि भाई कंट्रोल की बात करिए तो चर पर ही कंट्रोल करना है, लेकिन ना, इतने पर नहीं जाना है। आप सामान्य बच्चे नहीं हो, आप विशेष बच्चे हो। आप लोग जितने लोग भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी विशेष हैं। क्यों विशेष हैं? क्योंकि आप रिसर्च पढ़ रहे हैं। एक सामान्य बच्चे से और एक आप बच्चे में, आप लोगों में अंतर है, क्योंकि वो उसको विषय का ज्ञान नहीं है, लेकिन आपको विषय का ज्ञान है। तो आप जब कभी अपने शब्दों को बोलेंगे किसी के सामने नियंत्रण की बात, तो नियंत्रण कई तरीके से होता है। तो वैज्ञानिक विधि की यह प्रमुख विशेषता होती है। इसमें क्या होता है, वैज्ञानिक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता को जो है घटनाओं को प्रभावित करने के लिए, देखिए, घटनाओं को प्रभावित करने वाले बाधक चरों, सार्थक चरों को नियंत्रित करके अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पर चरों को तो नियंत्रित करना है, चरों के साथ साथ इसमें चरों को नहीं, इसमें याद रखिएगा साइंटिफिक मेथड में परिस्थितियों को नियंत्रित करना है। साइंटिफिक मेथड में ये एग्जाम में पूछा गया है, परिस्थिति के आधार पर। ठीक, परिस्थितियों के आधार पर साइंटिफिक मेथड में परिस्थितियों को नियंत्रित करके ही किया जाता है। जब कभी चरों को नियंत्रित करने की बात करेंगे, 2 या 3 जो है रिसर्च होते हैं, जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है आपका, और दूसरा एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च होता है, और एक और होता है, ये 3 या 4 जो होते हैं रिसर्च, जिसमें जो है वेरिएबल को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, कंट्रोल करने की बात करते हैं। ठीक है, इसमें जब कंट्रोल करने की बात आती है तो इसमें नियंत्रित दिशाओं, मतलब इसमें कहता है कार्य कार्य संबंध का अध्ययन सही ढंग से। अब भाई कहते हैं कि नियंत्रण क्यों करते हैं, अब नियंत्रण बताइए क्यों किया जाता है, कंट्रोल आप लोग बताओ, कोई भी बताए। कि सर जो रिजल्ट, जैसा हम रिजल्ट चाह रहे हैं वैसा ही रिजल्ट एग्जैक्ट मिले हमें, हाँ, इसलिए कंट्रोल करते हैं सिचुएशन। याद रखिए, यहाँ पर रखिए, जब कभी कंट्रोल की बात आई तो कंट्रोल में हमेशा कॉज एंड इफेक्ट आएगा। क्या आएगा? कॉज एंड इफेक्ट, कारण कार्य के संबंध को जानने, कारण कार्य के संबंध को शुद्ध रूप से निकालने के लिए हम कंट्रोल का प्रयोग करेंगे। ठीक, किसका प्रयोग करेंगे? कारण कार्य, कॉज एंड इफेक्ट का, कॉज एंड इफेक्ट को जानने के लिए, कारण कार्य को जानने के लिए हम कंट्रोल का वेरिएबल यूज करेंगे, कंट्रोल को यूज करेंगे। आप चाहे सामान्य जीवन में भी देखेंगे कि आप
अगर आप कोई चीज खाना खा रहे हो, जैसे कोई आप फ्रूट्स खा रहे हो या कोई चीज आप सब्जी खा रहे हो, अब आपको पता चल रहा है कि हम सब्जी जब कभी खाते हैं तो हमारे दाना निकल आता है, तो अब आप सोचते हो कि कौन सी सब्जी है, तो आप कंट्रोल करते हो आज ये वाली सब्जी खाएंगे, कहीं इससे तो नहीं हमें साइड इफेक्ट बैठ रहा है, तो आपने देखा कंट्रोल किया ना उस चीज को, फिर दूसरे दिन देखा जब इसको चेक करते हैं और जब कंट्रोल चीजों में करते हैं, नियंत्रित परिस्थितियों में करते हैं, तो आपको समस्या का समाधान पता चल जाता है। इसलिए नियंत्रित रहेंगे तो समस्या का हर समाधान निकल जाएगा। जो अनियंत्रित, अब बाइक है, बाइक को चलाते हैं या कार को चलाते हैं तो नियंत्रित अवस्था में चलाते हैं ना, तो नियंत्रित अवस्था में चलाते हैं तो हम अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जब अनियंत्रित अवस्था में होती है तो कहीं ना कहीं दुर्घटना हो ही जाती है। आपकी क्लियर है पॉइंट, बताइए यहाँ पर। जी सर। है ना? सर वो हाँ, इस चीज को भी ध्यान रखना है हम लोगों को। अब 6 तक हो गया, ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिए हैं, बाकी और भी 6 और पॉइंट है, 6 या 5 या 6 पॉइंट और है, उसको आज ही डिस्कस करेंगे, कल अब कर ले इसके आगे कंटिन्यू। सर कल करें। हाँ सर वो सर एक चीज पूछनी थी। हाँ बोले बोले आप। सर वो जनरलाइजेशन था, उसमें आप एक लिखा रहे थे डेफिनेशन, अध्ययन करता है वैज्ञानिक विधि से 20 अपराधियों का अध्ययन करता है, सर वो बोल दीजिए। किसमें, जनरलाइजेशन में? हाँ सर, वो रिसर्च वाली लैंग्वेज। कौन सी लाइन लिखवाना था कि वो कौन सी लिखवानी है जनरलाइजेशन? 30 अपराधी जनरलाइजेशन में कि शोधकर्ता रिसर्चर है और वो जो 20 अपराधी हैं उन पर अध्ययन करता है। वो एग्जाम्पल आपको लिखना है? जी जी सर। हाँ लिख लीजिए, लिख लीजिए। यदि कोई अध्ययन करता, ये जो है बुक की लाइन है ना, वो तो इसको बुक की लाइन को पूछा जाता है, लिख लीजिए। यदि कोई अध्ययन करता वैज्ञानिक विधि द्वारा, वैज्ञानिक विधि द्वारा 20 अपराधियों का अध्ययन करता है और उनके संबंध में कुछ परिणाम या निष्कर्ष प्राप्त करता है, तो सामान्यीकरण द्वारा सर अध्ययन करता है तो यदि कोई अध्ययन करता वैज्ञानिक विधि द्वारा 20 अपराधियों का अध्ययन करता है और उनके संबंध में कुछ परिणाम या निष्कर्ष प्राप्त करता है, तो सामान्यीकरण द्वारा अंत में वह यह भी जानना चाहता है कि उसके परिणाम या निष्कर्ष सभी अपराधियों के लिए सही है, अथवा परिणाम और निष्कर्ष केवल उन 20 अपराधियों के लिए सही है। अपराधियों के लिए सही है, ठीक है। ये आपका सामान्यीकरण का उदाहरण था उसका। जी ठीक है, तो चलिए, हाँ ये 6 है, इस 6 के आगे अब हम लोग कल बात करेंगे इसकी विशेषताओं के बारे में। भले क्लास आपकी थोड़ी धीमी हो रही है लेकिन आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चीजें समझ में आ जाएंगी तो दोबारा उतना आपको समस्या नहीं होगी आपको।
क्लियर? चलिए यस सर। ठीक है, चलिए फिर कल मिलेंगे इसी टाइम पर। तब तक के आपको बेस्ट ऑफ लक, गुड डे, हैव अ नाइस डे।